हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो लेक्चर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। अब उन्हीं का यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर f इज ए फोर्स एंड x इज डिस्टेंस। देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका सॉल्यूशन है, सिंस हमारे पास रिलेशन क्या है, f इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, अब किसका यूज करेंगे हम इसमें यूज करेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देन क्या होगा इससे कि जो f की जो डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन के इक्वल होगी? a की डायमेंशन के भी इक्वल होगी और ये किसके इक्वल होगी? bx की डायमेंशन के भी इक्वल होगी। तो हमारे पास है f है हमारे पास फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास m1 l1 एंड t-2। ठीक है, अब पहले तो हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो a की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास? मान लिया कि a की डायमेंशन होगी हमारे पास m0 mx ly एंड tz। तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 1 और y बराबर क्या आएगा? 1 एंड z बराबर आएगा हमारे पास -2। देन डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगी हमारे पास? डायमेंशन ऑफ a हमारे पास हो जाएगी, ये x y z की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? m1 l1 t-2 हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू? b की वैल्यू। तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अब इनको f को और bx को लेकर चलेंगे, तो होगा हमारे पास f इज इक्वल टू bx। अब bx को हम कैसे लिख सकते हैं? f एज इट इज, b और x। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो f अपॉन x। अब f की डायमेंशन हमारे पास क्या है? फोर्स की क्या होती है? m1 l1 t-2 और x क्या है हमारे पास? लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास? ओनली l1, 1 है तो 1 ही। अब l1 से l1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? m1 l0 t-2। ये हमारे किसकी वैल्यू आई? b की वैल्यू आई। तो b की डायमेंशन क्या हो गई हमारे पास? m1 l0 t-2। तो हम लिख देंगे हेंस द डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m1 l1 t-2 एंड b इज इक्वल टू m1 l0 t-2। इस प्रकार से हम और भी ऐसे क्वेश्चन ले सकते हैं जिनका सॉल्यूशन हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से कर सकते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एक बार करके देखिएगा, नहीं आया तो आ भी जाएगा। अब हम इसी को
चैप्टर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरर का। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एरर, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रुटि। एरर को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रुटि या कमी। जब भी कोई ऑब्जर्वेशन लैब में किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेता है तो उसकी एक्चुअल में रीडिंग ना आके कुछ रीडिंग ऊपर या नीचे आती है, और हमेशा ही आती है। क्योंकि ये एरर किस कारण आता है? या तो इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट होता है, या फिर ऑब्जर्वर खुद से कोई गलती कर देता है। तीसरा डिफेक्ट इसलिए भी आ जाता है इसके अंदर क्योंकि एटमॉस्फेयर, तो जैसे किसी का रूम टेम्परेचर पे कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है, किसी का प्रेशर कितने प्रेशर पे काम कर रहा है, तो इस वजह से भी उसमें एरर आ जाते हैं। वो एरर इस प्रकार से नहीं आते कि जैसे हमारी ट्रू वैल्यू आनी चाहिए थी 1 और आ गई 10, इतना लंबा भी डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्टेंस सिर्फ इतना होता है कि जैसे एक वैल्यू आनी चाहिए थी और वो आ गई 1.01 आ गई, या फिर 0.98 आ गई। इस प्रकार से डिफेक्ट आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डिफेक्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादा ट्रू वैल्यू में और डिफेक्ट की वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो यही एरर की डेफिनेशन है। तो एरर की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में हम लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाई, किससे करेंगे अपन? किसी इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे ना, बाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contains some uncertainty. Certainty. This uncertainty is called error. मतलब कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब अपन मेजर करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें कुछ अनिश्चितता आ जाती है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता आ जाती है। वही अनिश्चितता ही क्या कहलाती है? एरर कहलाती है। तो एरर यही होता है कि जैसे ये एरर में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। जैसे कि कह दें अपन, जो हमारी आइडियल रीडिंग होती है, क्या होती है? आइडियल, जो हमारी आइडियल रीडिंग होती है वो हमें कभी भी नहीं मिलेगी। वी कैन नेवर ऑब्टेन आवर आइडियल रीडिंग। जो आइडियल रीडिंग होती है वो नेवर ऑब्टेन। वो नेवर ऑब्टेन क्यों होगी? इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। जैसे या तो हमारा इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या फिर ऑब्जर्वर का हो जाएगा, कोई उसने कहीं गलती कर दी या उल्टे सीधे तार जोड़ दी, इस वजह से भी हो जाता है। या रीडिंग उसने सही नहीं ली, इसका भी डिफेक्ट हो जाता है। और अगर ये दोनों डिफेक्ट भी हमने अगर कंप्लीट कर लिए तो हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक डिफेक्ट तो रह ही जाता है। एटमॉस्फेरिक कोज तो रह ही जाता है डिफेक्ट का। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रूम टेम्परेचर भी कभी बदलता रहता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट हो गए या हमारे कोई एसिड वगैरह हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बदल जाती हैं। तो इस वजह से वो सही रीडिंग नहीं देते, और सही रीडिंग में क्या हो जाता है? एरर आ जाते हैं। अब हम इसी आगे पढ़ेंगे इसमें एक
एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ये होती है कि जैसे हम कोई रीडिंग लेते हैं, कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी आइडियल रीडिंग आनी चाहिए हमारे पास। आइडियल रीडिंग हमारे पास मान लिया आनी चाहिए 3.45। ओके, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी ऑब्टेन, सपोज वी ऑब्टेन 3.41 या 3.42, जो भी हमारा आता है, तो ये हमारी क्या होती है कि इस आइडियल जो रीडिंग आएगी उसके निकट जो रीडिंग आएगी, सबसे निकट उसके रीडिंग आएगी, तो वो हमारी क्या होती है? एक्यूरेसी कहलाती है। जैसे फर्स्ट बच्चे की आई 3.41 और सेकंड जो हमारे स्टूडेंट है उसकी क्या आएगी, मान लिया 3.45 आ गई, 4.5 तो आ ही नहीं सकती, 4.6 आ गई, या फिर 3.44 आ गई। तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि ये इस आइडियल रीडिंग के सबसे क्या है, नज़दीक है। तो इसलिए ये एक्यूरेसी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन देखें एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट is a measure of how close the measurement is to the true value is called accuracy, मतलब कि हमारी जो मेजरमेंट की जो वैल्यू आई वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ये हमारी क्या कहलाती है? एक्यूरेसी कहलाती है। जैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू है हमारे पास 5, और हमें जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमारी रीडिंग क्या आई? हमारी रीडिंग आई 4.955। फिर दूसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी रीडिंग आई 4.97 आई। तीसरे बच्चे ने रीडिंग लिया तो उसकी आई 4.98 आई। तो सबसे क्लोज कौन सी है इसमें? 5 के सबसे नज़दीक तो ये है 4.98। तो इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसकी एक्यूरेसी होगी, फिर इसकी एक्यूरेसी होगी। इस प्रकार से हम एक्यूरेसी को समझते हैं। अब हमारा अगले टॉपिक आता है प्रेसिजन। हमारा अगला टॉपिक आता है प्रेसिजन। प्रेसिजन समझने से पहले हमें एक शब्द होता है हमारे पास, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन ये होता है कि हम किसी भी स्केल से या किसी भी मेजरमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट से हम किसी का मेज़र करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जो हम मेजर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो उसका क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। और प्रेसिजन हमें क्या बताता है कि रेजुलेशन की लिमिट क्या है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मेजर क्या है, ये हमें कौन बताता है? प्रेसिजन बताता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रेसिजन टेल्स अस टू what resolution or limit the quantity
इज मेजर्ड, मतलब हमने किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या रिजोल्यूशन मेजर किया है या फिर उसकी लिमिट क्वांटिटी क्या है, वो क्या कौन बताता है, हमें प्रेसिजन बताता है। इसको समझने के लिए हमें रिजोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। रिजोल्यूशन की हम डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होगी, रिजोल्यूशन हमारे पास होगा, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम measurement to be smallest part that can be measured। जैसे हमारा एक फॉर एग्जांपल हमारे क्या हम एक स्केल लेते हैं, स्केल तो आप सभी ने देखा ही है। उसमें क्या होता है कि जीरो, ये मानना कि यहाँ एक स्केल है, यहाँ है इसका जीरो और यहाँ है वन, तो जीरो और वन के बीच भी चार, एक दो तीन चार, फिर एक बड़ी, फिर एक दो तीन चार, ऐसे कुछ लाइंस बनी रहती हैं। तो जो जीरो से और ये पहली लाइन है, ये हमारी क्या कहलाती है, 0.1 सेंटीमीटर होता है यहाँ तक, और जीरो से एक तक क्या हो जाता है, पूरा 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो होगी हमारे पास 0.01। तो ये इसका क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। और हमें कोई दूसरा स्केल लेते हैं जिसकी माना कि सपोज उसकी जो मिनिमम काउंट वैल्यू है वो है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर, ये भी इसका क्या है, रिजोल्यूशन है। इसका रिजोल्यूशन कम है इस कंपेयर देन दिस, तो इसका रिजोल्यूशन कैसा है, कम है, तो इसकी प्रेसिजन कैसी होगी, ज़्यादा होगी। इसका रिजोल्यूशन कंपेयर देन इट कम है, तो रिजोल्यूशन इसकी कैसी होगी, ये ज़्यादा बड़ा है रिजोल्यूशन, तो इसकी कम प्रेसिजन कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे हम आप कभी लैब में गए होंगे तो आपने उधर देखा होगा एक वर्नियर कैलिपर्स नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 2 स्केल लगे होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में एक तो होता है मेन स्केल होता है जिससे हम किसी मोटी ऑब्जेक्ट की लेंथ माप सकते हैं। फिर उसके अंदर एक ऊपर की तरफ एक छोटा स्केल भी होता है जिससे हम कम से कम मोटाई को भी माप सकते हैं। तो उन दोनों के जो मेन स्केल होता है और जो छोटा वाला स्केल होता है, उन मेन स्केल में जो हमने रीडिंग ली है उसमें से हम जो छोटे स्केल में जो रीडिंग होती है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास एक्चुअल जो रीडिंग आनी चाहिए थी वो हमारे पास आ जाती है। जैसे सपोज करिएगा कि लैब में 2 बच्चे काम कर रहे हैं जिनके पास कोई वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, तो उनके पास एक रीडिंग आती है जो ट्रू वैल्यू आती है, वो कुछ इस प्रकार से आती है कि वो फिक्स हो, और जब वो रीडिंग लेते हैं तो उनकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज ए ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज नियर बाई है, अपने मान लिया हमने 3.578 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब पहला स्टूडेंट पहले इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर करता है तो उसका रिजोल्यूशन माना कि आता है 3.4 आ जाता है, और दूसरा बच्चा दूसरे इंस्ट्रूमेंट से रिजोल्यूशन कितना प्राप्त करता है, मान लिया कि 3.38 वो प्राप्त करता है। तो 3.38 रिजोल्यूशन कम है तो उसका प्रेसिजन ज़्यादा होगा।
और जो 3.4 लिया था उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो उसका प्रेसिजन कितना होगा, कम होगा। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट हम लें, फर्स्ट स्टूडेंट विद फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, मेजर्ड वैल्यू कितनी आई उसकी, मेजर्ड वैल्यू आई हमारे पास उसकी 3.4, जबकि इस इंस्ट्रूमेंट का जो रिजोल्यूशन है वो कितना है, रिजोल्यूशन मान लिया कि 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सेकंड स्टूडेंट विद सेकंड इंस्ट्रूमेंट, उसकी मेजर्ड वैल्यू आई हमारे पास, मेजर्ड वैल्यू 3.38, और जो इंस्ट्रूमेंट था उसका रिजोल्यूशन कितना है हमारे पास, रिजोल्यूशन है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। इसका रिजोल्यूशन कैसा है, कम है, तो इसकी प्रेसिजन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसका रिजोल्यूशन बेटर कंपेयर देन दिस, कम ज़्यादा है, तो इसका प्रेसिजन कैसा होगा, इसके कंपेयर में कम होगा। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला इसका, हमारे पास इसका कंक्लूजन निकला एक्यूरेसी ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट विद फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट स्टूडेंट की फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है कंपेयर देन दिस इंस्ट्रूमेंट इज मोर देन सेकंड स्टूडेंट, बट प्रेसिजन किसका ज़्यादा होगा, प्रेसिजन इसका ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी फर्स्ट की ज़्यादा होगी, बट प्रेसिजन ऑफ सेकंड स्टूडेंट विद सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज मोर देन प्रेसिजन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट। तो क्या हुआ हमारे पास, ऐसा क्यों हुआ, सिंस रिजोल्यूशन ऑफ सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज लेस देन किसके, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के। समझ में आया, यहाँ तक हमारा एरर का जो टॉपिक है उसका बेसिक क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिसका रिजोल्यूशन कम होगा उसकी प्रेसिजन ज़्यादा होगी, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी वो नियर बाई होगा किसके, जो हमारी ट्रू वैल्यू आती है उसके। जिसका प्रेसिजन कम होगा उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, जिसका रिजोल्यूशन कम होगा उसका प्रेसिजन ज़्यादा होगा। तो अब हम आते हैं, ये कई प्रकार की होती है एरर्स भी। अब हम आते हैं टाइप ऑफ एरर, मेनली एरर टू टाइप्स की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। पहली हमारी होती है सिस्टमेटिक एरर, और दूसरी हमारे पास जो होती है वो कौन सी होती है, रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो भी बहुत सी कारणों से हैपन हो सकती है। जैसे सिस्टमेटिक एरर किसी
इंस्ट्रूमेंट से आ जाए, इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए, या फिर पर्सनल, जैसे ऑब्जर्वर खुद अपना पर्सनल कुछ डिफेक्ट कर दे मापने में, तो इस प्रकार से ये सब डिफेक्ट हो जाती है सिस्टमेटिक डिफेक्ट। और सिस्टमेटिक डिफेक्ट जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कंप्लीट होगी या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में कंप्लीट होगी। ये सब डिफेक्ट किसके कारण आते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ जाते हैं, या फिर पर्सनल ऑब्जर्वर की गलती से आ जाते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक भी इसका कारण हो सकता है, एटमॉस्फेयर भी। ठीक है। और जो ये जो एरर होती हैं वो किस एक ही दिशा में घटित होती हैं। दिस एरर इज हैपन इन वन डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।